जैसे मूड के लिए क्या कहा था कि मूड इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. Mood is the form of the verb that shows the mode or manner in which a thought is expressed. Mood क्या है? Form of the verb. Mood is the form of the verb that shows the mode or manner in which a thought is expressed. Or generally, there are three types of mood in English: indicative, imperative, subjunctive. इंडिकेटिव में जैसा हमने आपको बताया था कि इंडिकेटिव एक्सप्रेसेस एन असर्शन, डिनायल और क्वेश्चन एंड इन फैक्ट्स जो फैक्चुअल होते हैं, जो फैक्चुअल बातें होती हैं और जो हम जनरल टॉक में करते हैं अपने आसपास, या क्वेश्चन में करें, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो, नेगेटिव सेंटेंसेज हो, या फिर पॉजिटिव हो, लेकिन वो फैक्ट्स होते हैं. वो सारे किस में आते हैं? उसमें वो इंडिकेटिव मूड में आते हैं. उसमें जो वर्ब है वो इंडिकेटिव मूड में होते हैं. और इम्पेरेटिव में जैसा सेंटेंस भी आप जानते हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि इम्पेरेटिव मूड एक्सप्रेसेज कमांड, प्रोहिबिशन, एडवाइस, सजेशन जो भी होते हैं वो किस में आते हैं? इम्पेरेटिव में. हाँ. और थर्ड जो था क्या था? सब्जंक्टिव. सब्जंक्टिव में वैसे तो जैसे डाउट है, यानी जो रियल नहीं है, अनरियल है, और फैक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है. जरूरी नहीं है कि वो सही हो. हाइपोथेटिकल बातें जो होती है, और उसमें और भी है, विश है, होप है, मतलब डिमांड है, सारी चीज़ें हैं. अगर उसको संक्षेप में एक एक वाक्य, एक एक वर्ड में बोलने की क्या क्या है, तो इसमें कहते हैं पहला है काउंटर फैक्चुअल. काउंटर फैक्चुअल मीन्स कि in this subjunctive construction the sentence expresses a notion contrary to fact, यानी वो factual नहीं होते हैं. Such as if I were you I would return it to the store. जो fact नहीं है कि मैं तुम्हारी जगह होता, इसको कहते हैं काउंटर फैक्चुअल. सेकेंड सबजंक्टिव में कहते हैं इम्पेरेटिव. जैसे इसमें क्या यूज करते हैं हम? कमांड एंड डिमांड. In this class of the subjunctive mood, commands and demands are expressed. Means I demanded that she walk away. तो डिमांड यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव. थर्ड, नेसेसिटी. दिस सब्जंक्टिव फॉर्म रिफर्स टू रिक्वायरमेंट. जैसे इट इज नेसेसरी दैट शी फिल आउट द फॉर्म फर्स्ट. इट इज नेसेसरी दैट शी फिल आउट द फॉर्म फर्स्ट. इसमें आपने देखा नेसेसरी के बाद हमने क्या यूज किया? दैट. तो नेसेसरी क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव. फोर्थ है प्रोपोजिशन. वन एक एक वर्ड जो उसके लिए यूज होता है ग्रामर में, वो उस दिन हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये तो बताया था कि इसमें हाइपोथेटिकल बातें होती हैं, डिमांड होता है, और विश होती है. इन सब सजेशंस होते हैं. इस सब टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं वो सबजंक्टिव में आते हैं. सपोजिशन होता है, जैसे कि कुछ इमेजिनेशन जिसको कहते हैं. प्रोपोजिशन में क्या है कि दिस कैटेगरी अप्लाइज टू प्रोपोजल्स एंड सजेशंस. So we proposed that they reconsider the offer. We proposed that they reconsider the offer. यहाँ क्या कर रहे हैं? Propose. Fifth है supposition. In this form, the writer expresses a possibility. यहाँ possibility की संभावना की बातें करते हैं कि if I were to accept the position, I would have to relocate. और sixth है wish. This type of subjunctive form deals with expressions of desire. I wish that I were able to go back and do it over again. अगर यहीं पर विश अगर मे से शुरू होता तो ये ऑप्टेटिव मूड में जाता, इसमें नहीं आता.
तो इस तरह इसमें पॉइंट में अगर कहें तो 6 काउंटर फैक्चुअल, इम्पेरेटिव, नेसेसिटी, प्रोपोजिशन, सपोजिशन और विश, ये चीज़ें आती हैं। अब इसमें इसके बाद जो मूड था आपका वो इन्फिनिटिव, इसको हम अब वो दिखाना चाह रहे हैं। ये सब तो देख लिया था। सब्जंक्टिव मूड, यानी इन सब्जंक्टिव मूड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमने कहा था 3 फीचर्स जो मेन होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2 सब्जेक्ट्स, जिसमें एक सब्जेक्ट मेन क्लॉज में होता है और एक सब्जेक्ट सेकेंडरी क्लॉज में। आप इफ क्लॉज और मेन क्लॉज भी कह सकते हो। 2 वर्ब्स होते हैं और एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब एक फोर्थ इसमें एक है कंडीशनल मूड। कंडीशन आप जानते हो, कोई शर्त वाली जो सेंटेंसेज होंगे, यानी कंडीशनल मूड शोज अंडर व्हाट कंडीशंस समथिंग कुड हैपन। Conditional mood shows under what conditions something could happen. The conditional mood is the form of the verb used in conditional sentences to refer to a hypothetical state of affairs. यहाँ भी hypothetical बातें होती हैं, लेकिन इसके भी टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेज के। कहते हैं ए सेंटेंस विथ ए कंडीशनल मूड कंटेन्स एन ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं उसको। A sentence with a conditional mood contains an auxiliary verb and a main verb. The auxiliary verbs would or should sentences in the conditional mood explain that one action is dependent on another. जैसे एग्जाम्पल में दे लो, if you don't study for the exam, your parents will be disappointed. अब देखो, इफ यू डोंट स्टडी फॉर द एग्जाम योर पेरेंट्स विल बी डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर हमने इसमें क्या है, इट यूजेज मॉडल वर्ब्स सच एज माइट, कुड एंड वुड एंड इज ऑफन सेट ऑफ बाय द वर्ड्स इफ और व्हेन। कंडीशनल मूड में हम माइट, कुड और वुड का भी यूज करते हैं। जैसे आई माइट बी एबल टू रीच him if I call his cell phone. We could see a different movie if you would like. तो इसमें कंडीशन है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा करते तो ऐसा होता। तो इसमें भी कहते हैं कि एक कंडीशन रखते हैं और इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब होता है। जैसे व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड बाई इफ यू वॉन द लॉटरी। लॉटरी का पता नहीं है, लेकिन अगर आप लॉटरी जीतते हो तो क्या खरीदना पसंद करोगे। द बेबी माइट क्राई इफ यू पिक अप हिम अप, इसमें एक पी एक्स्ट्रा आ गया। हाँ, इफ यू PICK होगा, डबल पी नहीं होता। इफ यू पिक हिम अप, बेबी माइट क्राई, वो रो सकती है, रो सकता है बेबी, तो कोई भी हो। यानी यहाँ कंडीशन की बात करते हैं और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी वो तो यूज होता ही है। इसमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अलावा जो मॉडल वर्ब्स हैं वो यूज होते हैं। इसके कंडीशनल्स अलग से भी हैं, वो भी आपको बताते हैं। ये सिर्फ ये है कि ये कंडीशनल मूड भी कहते हैं, जबकि इसे बहुत जगह इसे नहीं शो किया गया है। 3 ही मूड शो करते हैं, इंडिकेटिव, इम्परेटिव एंड सब्जंक्टिव। कुछ बुक्स में आपको इंट्रोगेटिव मूड भी बोल दिखाते हैं, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको उसमें डाल देते हैं। इसी तरह इन्फिनेटिव मूड है। इन्फिनेटिव मूड में आपने इन्फिनेटिव वर्ब्स पढ़े थे, तो इसमें कहते हैं एक इन्फिनेटिव मूड एक्सप्रेसेज एन एक्शन और स्टेट
without reference to any subject. It can be the source of sentence fragments. क्या कहते हैं? It can be the source of sentence fragments, छोटे छोटे sentence. Verbs said to be in the infinitive mood can include participle. Participle में क्या होता है? Forms जो होते हैं infinitive verb के, ending in ed and ing. Verbs in the infinitive mood are not being used as verbs. मेन बात यह है कि infinitive mood में verbs जो होते हैं वह verbs के रूप में यूज नहीं होते, बल्कि also other parts of a speech. Verbs in the infinitive mood are not being used as verbs but as other parts of speech. जैसे कहते हैं to err is human. इसका मतलब क्या होता है कि मानव क्या है, कोई भी मानव भूल कर सकता है. मानव के इसमें है कि हाँ वो भूल हो सकती है. तो ये जो टू ई आर डबल आर है, ये क्या है यहाँ पर? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? जो सब्जेक्ट की जगह आता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? कोई तो बताओ. सब्जेक्टिव. केस नहीं पूछ रहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे. हाँ, सब्जेक्टिव केस. हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन. नाउन ये सोचो ना, नाउन. नाउन है यहाँ पर है. हमने कहा यहाँ पर जो वर्ब है वह वर्ब की तरह यूज ना होकर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज हो रहा है. तो चूंकि हमने उसे सब्जेक्ट की जगह यूज किया है तो क्या नाउन है. टू फॉरगिव इज डिवाइन, इज छुटा हुआ है. टू फॉरगिव इज डिवाइन. तो टू फॉरगिव इन्फिनेटिव वर्ब है ना. वैसे तो हम लोग क्या जानते हैं, जो टू और मेन वर्ब होता है तो क्या कहते हैं उसको? इन्फिनेटिव. लेकिन यहाँ पर इसको हमने कहा किस रूप में यूज किया है? नाउन के रूप में. टू फॉरगिव इज डिवाइन. हियर टू, हियर एज एंड टू फॉरगिव आर यूज्ड एज नाउन्स. उसमें तो लिखा भी था, देख ही नहीं रहे थे तुम लोग. यानी यह नाउन के रूप में भी यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में भी, ये इन्फिनेटिव मूड में. जैसे मान लो हमने कहा ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड. ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड. एडमायर्ड को आप कहाँ लिख दिया हमने? एडजेक्टिव के रूप में है, इक्विवेलेंट ऑफ एडमायरेबल. प्रशंसनीय कहते तो क्या हो, तो आप एडजेक्टिव होता ना. तो यहाँ जो एडमायर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन जो मैन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है. ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड. तो यहाँ भी जो हमने वर्ब है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में है? एडजेक्टिव के रूप में. फिर है मान लो दे केम टू स्पीक टू मी, या फिर ही केम टू सी यू. यहाँ भी टू सी है, टू स्पीक है, या तो ये सब क्या है? इन्फिनेटिव है. लेकिन किस रूप में यूज हो रहा है? टू सी. हियर टू सी यू इज यूज्ड एज एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या कहता है? टू टेल व्हाई ही केम. वह क्यों आया? तो मुझसे मिलने आया. तो यहाँ ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है. तो कहते हैं इन्फिनेटिव मूड में वर्ब्स जो हैं वह वर्ब का काम के रूप में यूज नहीं होते, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज होते हैं. नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके रूप में. इसमें तो इतना ही था. वैसे हमने कहा ना ये मूड उतने यूज नहीं होते. 3 मेन होते हैं. आप कभी भी ग्रामर की बुक उठा के देखोगे तो 3 मिलेंगे. अब है कि ये कंडीशनल्स क्या होते हैं? कंडीशनल्स, सेंटेंसेज में कंडीशनल्स क्या होते हैं? कहते हैं देयर आर सेवरल स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश
दैट आर कॉल्ड कंडीशनल्स। कंडीशन मीन्स क्या होता है, सिचुएशन और circumstance. If a particular condition is true, then a particular result happens. यानी जैसी कंडीशन होगी वैसे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब इसमें कहते हैं, इसमें कहीं आपको 3-4 टाइप के मिलेंगे, कहीं 5 टाइप के कंडीशनल्स भी। कहते हैं अगर हिंदी में कहो तो क्या कहोगे कि जिन वाक्यों में कोई शर्त पाई जाए, वहाँ भी कंडीशनल मूड में भी यही था, इसीलिए वहाँ हमने इसे ज़्यादा डिटेल नहीं बताया आपको, कि जिस वाक्यों में कोई शर्त हो यानी कंडीशन पाई जाए, वे क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसमें कहते हैं पहला क्या है, टाइप 1, इसका है ओपन कंडीशन। This type of sentence expresses real and possible situations in the future. Real and possible situations in the future. अब आप आगे देखो, it is possible for the condition to be met structure of type 1. इसका मेन पार्ट कैसे बनता है, will प्लस infinitive और if पार्ट प्रेजेंट सिंपल। इसमें भी मतलब 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। कौन कौन होते हैं वो देखो, टाइप 1 में इसको ओपन कंडीशन भी कहते हैं। ये रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन हो सकते हैं और इसका जो पॉसिबल कंडीशन भी हो सकता है। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है कि पॉसिबल सिचुएशन एंड द रिजल्ट। यूज कैसे करेंगे, विल प्लस इन्फिनिटिव और इफ पार्ट में प्रेजेंट सिंपल। और इसका ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इफ वाला पार्ट ही पहले हो, आप इसको उधर ऐसे भी बना सकते हो कि आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स, या फिर ऐसे बनाओ इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको ऐसे भी बनाया कि वी विल स्टे होम इफ इट स्नोज, या फिर इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो इसका स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि मेन पार्ट जो है इसका, उसमें विल और प्लस इन्फिनिटिव, और इफ पार्ट में क्या है, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। If I am late, my boss gets angry, या फिर she will get angry if I am late for the party। मैंने इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं इसके। In this case, the given situation is habitually always true। मतलब ये जो है ये सही हो सकता है if the condition is fulfilled। यानी इसमें ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जो संभव हैं, हो सकते हैं अगर कंडीशन फुलफिल्ड हो जाती है तो। Thus the condition and result both will be simple present tense। और हेयर आप ये देख सकते हो कि इफ को हम व्हेन से भी रिप्लेस कर सकते हैं टाइप 1 में। तो यानी ये ऐसे सेंटेंस है कि जिसकी संभावना बनती है, यानी बिल्कुल अनरियल नहीं है, ये रियल है और पॉसिबल सिचुएशन है, भले ही वो फ्यूचर में हो लेकिन संभव है। इसीलिए इसको कहते हैं दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस रियल एंड पॉसिबल सिचुएशंस इन द फ्यूचर। कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा, ये फ्यूचर की संभावना बताता है और ये पॉसिबल भी है।
बहुत सारे सेंटेंसेज क्या है जो पॉसिबल ही नहीं होते। अब जैसे टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेज इसको हाफ ओपन कंडीशन कहते हैं। कह रहे दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज डिस्क्राइब्स एन अनरियल सिचुएशन with regard to the present or future हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब हाइपोथेटिकल से आप समझ जाओ कि जिस संभव नहीं हो सकते, दैट कैन ओनली बी फुलफिल्ड इन थ्योरी। द सेकेंड कंडीशनल इज लाइक द फर्स्ट कंडीशनल, वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। यहाँ भी हम फर्स्ट कंडीशनल की तरफ फ्यूचर में ही सोचते हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर कंडीशन इन द फ्यूचर एंड द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। दोनों फ्यूचर में ही सोचते हैं, बट देयर इज नॉट अ रियल पॉसिबिलिटी दैट दिस कंडीशन विल हैपन्स। वहाँ क्या था, वह पॉसिबिलिटी थी, बट यहाँ क्या है, नॉट अ रियल पॉसिबिलिटी कि वह कंडीशन हो पाएगी, कंडीशन वैसी आएगी। वी आर थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर कंडीशन, वी यूज द पास्ट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, यानी ये जो शो करता है टाइप टू कंडीशनल या हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। अब कंडीशन ही हाइपोथेटिकल है तो रिजल्ट कैसा होगा इसका, सोच लो। इसमें स्ट्रक्चर इसका होता है मेन पार्ट में वुड प्लस इन्फिनेटिव एंड इफ पार्ट में पास्ट सिंपल। जैसे आई वुड बाई ए न्यू कार इफ आई हैड मोर मनी। अब ये सोच रहे हैं जब हमारे पास पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, इस तरह की बातें सोचने में क्या है, इफ जिसका हाई बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, यानी जो जिसकी फ्यूचर में कोई संभावना दिख नहीं रही है, वैसी बातें जब सोचते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई अ रेसिंग कार। अब नो लॉटरी नो विन, अब लॉटरी नहीं है तो जीतेंगे कहाँ से। तो इट इज़ नॉट वेरी रियल बट इट्स पॉसिबल, माने ये बहुत रियल तो नहीं है बातें, लेकिन क्या है, हो सकता है फ्यूचर में कभी ये संभव हो, ऐसी बातें। ऑल्सो यूज्ड व्हेन मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट्स। वुड का यूज कल भी कहा था कि जब हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू हेल्प्ड मी। इसमें कौन आता है? हम्म, मुझे तो आता भी नहीं है। आइडिया क्या करूँ, मुझे दोबारा बंद करना पड़ेगा इसको तो। इतनी देर से क्यों आती है मेरी समझ में ना। चलो पहले इसे ख़त्म करते हैं हम। एडवाइस के ग्रुप में हमने क्या कहा था, ऑल्सो यूज्ड व्हेन मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट्स। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू हेल्प्ड मी, ही वुड बी सो प्लीज्ड इफ़ यू केम टू द बर्थडे पार्टी। The phrases if I were you or if I were you
in your place are usually used to give advice. ये हमेशा क्या होता है कि आप देखते होंगे कि मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम तो मैं ऐसा करता। तो इन सेंटेंसेस से क्या शो होता है कि आप कुछ एडवाइस दे रहे हो कि अब मैं तुम्हारी जगह होता तो पैसे सेव करता, या फिर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। यानी आप एक तरह से उसको सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। तो ये जो फ्रेज है इफ आई वेयर यू, हमेशा ऐसा लगता है जैसे आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो, इसलिए यूज करते हैं। इफ आई वेयर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, यानी किसी ने कोई ऑफर ठुकरा दिया है लेकिन कह रहे हो कि अगर मैं होता तो एक्सेप्ट कर लेता। इफ ही वेयर इन योर प्लेस ही वुड डू इट। तो यानी ये जो वेयर है, ये जो हमेशा आप कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, क्या है, हम यही यूज करते हैं, WERE, वेयर वर्ब। समटाइम्स वी यूज शुड, कुड और माइट इंस्टेड ऑफ वुड। कभी कभी वुड के बदले हम शुड, कुड और माइट मॉडल वर्ब्स भी यूज करते हैं। इफ आई वॉन $1 million आई कुड स्टॉप वर्किंग। क्या है, ये भी वही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इफ आई वॉन $1 million, मैं जीतता तो क्या करता, काम छोड़ देता। हाँ, यानी हो सकता है फ्यूचर में कभी पॉसिबल ऐसी बातें हैं, लेकिन क्या है कि सिचुएशन ऐसा सोचते हैं जो बिल्कुल हाइपोथेटिकल लगती है, अनरियल लगती है, और ये ओनली बी फुलफिल्ड इन थ्योरी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन उसकी तरह नहीं है, फर्स्ट कंडीशनल की तरह नहीं है कि हाँ वो संभव है। थोड़ा उससे हटकर लगता है और संभव नहीं लगता। ऐसी बातें टाइप 2 कंडीशनल की होती हैं। आप मेन है कि स्ट्रक्चर आप देख लो कि इसमें उसमें क्या था, विल प्लस इन्फिनेटिव। इसमें क्या है, मेन पार्ट में वुड प्लस इन्फिनेटिव। उसमें सिंपल प्रेजेंट था, इसमें सिंपल पास्ट होगा इफ के साथ। थर्ड है टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेज। ये कहते हैं क्लोज्ड सेंटेंसेज। इसमें क्या है, दोनों चीज इम्पॉसिबल होती है, एन इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन एंड इट्स रिजल्ट इन द पास्ट। जो चीज हो चुकी, बीत चुकी। यानी टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट कैन नॉट एक्सिस्ट, such as actions or events that happened in the past. They are often used to indicate missed opportunity. हम किसको याद कर रहे हैं, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हम मिस कर चुके, उसको यह इंडिकेट करता है। टाइप 1 और 2 में आपने देखा कि वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। इसमें क्या है कि ऐसा हुआ होता तो मैंने ऐसा किया होता। इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे क्योंकि वो बीत चुका, दोनों पास्ट टेंस में। टाइप 3 में इन एन, शॉर्ट में क्या कहोगे, एन इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन एंड इट्स रिजल्ट इन द पास्ट। इसमें हम यूज क्या करते हैं, वुड प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। अभी देखो, द थर्ड कंडीशनल इज ऑल्सो लाइक ए ड्रीम बट विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ द ड्रीम कमिंग ट्रू। मैंने इस टाइप के सेंटेंस आते हैं इसमें। With the third conditional, we talk about the past. We talk about a condition in the past that did not happen. We talk about a condition in the past that did not happen. That is why there is no possibility for this condition. जैसे मान लो एग्जाम्पल है, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव क्रैक्ड कैट। अब तुमने किया होता तो तुम इसे क्रैक कर पाते। यानी न किया न हुआ, दोनों में से कोई काम, दोनों ही पास्ट टेंस में नहीं होना। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, मेन पार्ट वुड प्लस परफेक्ट इन्फिनिट और इन्फिनेटिव होना चाहिए, वुड प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव।
इन्हें गलत टाइप किया। वुड प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव और इफ वर्ड पास्ट परफेक्ट, दोनों परफेक्ट में होगा। इफ मतलब जैसे और सेंटेंस देख लो, इफ यू हैड नॉट बीन लेट फॉर वर्क द बॉस वुड नॉट हैव गॉटन फ्यूरियस। अब तो हो चुका काम, उस तरह की बातें हैं। इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट ए हाउस बाय द सी, समुद्र के किनारे। दे वुड हैव फिनिश्ड अर्लियर इफ द मीटिंग हैड नॉट बीन हेल्ड सो लेट। वुड यू हैव हेल्प्ड मी इफ आई हैड आस्क्ड यू। ये सब क्या है? सब पास्ट टेंस की बातें। तो कहते हैं कंडीशनल्स समटाइम्स, ये हमने ऐसे ही लिखा है, आप पढ़ देते हैं आपके लिए। कंडीशनल्स समटाइम्स वी कॉल देम इफ क्लॉजेज, इसको कभी कभी इफ क्लॉजेज भी कहते हैं कंडीशनल्स को। डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट माइट हैपन in the present or future or might have happened but did not in the past। संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं तीनों के लिए। इफ क्लॉज कंडीशन होता है, मेन क्लॉज रिजल्ट होता है। इफ क्लॉज में आप इफ हमेशा लगाते हो कंडीशन के लिए, ऐसा हुआ होता है, ऐसा करते। और मेन क्लॉज में क्या होता है? उसका रिजल्ट। तो अगर इफ प्लस पास्ट परफेक्ट होगा तो परफेक्ट कंडीशनल, या और क्या लिखा हमने, परफेक्ट कंडीशनल, परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशनल होगा। शॉर्ट में लिख दिया, जगह ही नहीं थी। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और उधर परफेक्ट कंडीशनल या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशनल भी हो सकता है। अब इसमें आप एक डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि टाइप 1 में क्या था? पॉसिबल सिचुएशन एंड द रिजल्ट। सिचुएशन भी पॉसिबल हो सकती थी तो उसका रिजल्ट भी पॉसिबल होता। उसका इस स्ट्रक्चर हमने बनाया विल प्लस इन्फिनिटिव और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। टाइप 2 में क्या आया? हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। मैंने कंडीशन तो हाइपोथेटिकल हो सकती है लेकिन रिजल्ट भी उसका पॉसिबल हो सकता है। वुड प्लस इन्फिनिटिव और सिंपल पास्ट, यानी उसमें ऐसी कंडीशन है, वो है तो हाइपोथेटिकल लेकिन थोड़ी बहुत संभावना है कि कभी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। यानी दोनों में हम फ्यूचर की बात करते हैं, रिजल्ट क्या है? फ्यूचर की बात सोचते हैं। लेकिन टाइप 3 में क्या है? इसमें हम पास्ट की बात करते हैं कि दोनों पास्ट में है कि मतलब इफ भी पास्ट में, मेन भी पास्ट में है, कि जो बीत चुकी बात, यानी जो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर चुके उसकी बात करते हैं कि अगर उस समय हमने ऐसा किया होता तो आज ऐसा होता। ऐसा समझ लो कि इसकी बात करते हैं। और एक इसके बाद है आपको, इसको थोड़ा हमने और लिखा है थर्ड वाले को, कि द टाइप 3 कंडीशनल रिफर्स टू एन इम्पॉसिबल कंडीशन इन द पास्ट एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट। ने दोनों पास्ट में। दिस सेंटेंस आर ट्रूली हाइपोथेटिकल एंड अनरियल बिकॉज इट इज टू लेट फॉर द कंडीशन और इट्स रिजल्ट टू एक्सिस्ट। एग्जाम्पल्स और दिया हमने, देख सकते हो। इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, बट आई डिड नॉट वर्क हार्ड एंड आई डिड नॉट पास द एग्जाम। ना हमने मेहनत की ना पास किया। दूसरा मान लो, इफ आई हैड नोन यू वेयर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड ए केक, बट आई डिड नॉट नो। मतलब तो यही हुआ ना कि बट आई डिड नॉट नो एंड आई डिड नॉट बेक ए केक। ना हमें पता था ना हमने किया काम। आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ यू हैड कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे। वही बात है। तो इस तरह कह सकते हैं कि इन टाइप 3 conditionals we can also use modal verbs in the main clause instead of would to express the degree of certainty, permission or a recommendation about the outcomes। जैसे हमने would का
रिप्लेस करना चाहें तो किससे कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें भी हम वुड की जगह माइट लगा सकते हैं, कौन कैसा सेंटेंस है उसको देखकर। जैसे इफ आई हैड वर्कड हार्डर, आई वुड हैव पास्ड के बदले आई माइट हैव पास्ड भी लिख सकते हैं कि आई माइट हैव पास्ड द एग्जाम। यू कुड हैव बीन ऑन टाइम इफ यू हैड कॉट द बस। इस तरह इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो वुड को रिप्लेस कर सकते हैं मॉडल वर्ब या मॉडल वर्ब से। इफ ही कॉल्ड यू, यू कुड गो। इफ यू bought my school supplies for me, I might be able to go to the park। यानी सेंटेंस के अनुसार अगर आवश्यकता हो या आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप उसको मॉडल वर्ब से रिप्लेस कर सकते हो, वो भी सही होगा। एक है टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस, ये इजी है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, जो हम ट्रूथ्स जानते हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स है, वो इसमें आता है कि दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस यूज टू डिस्क्राइब साइंटिफिक फैक्ट्स, जनरली नोन ट्रूथ्स, इवेंट्स एंड अदर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। It is the simplest type of conditional sentence in English. We are not thinking about the future or the past or even the present. कुछ भी नहीं सोचते। We are thinking about the simple fact. यानी इसमें ना तो हमें किसी भी टाइम के बारे में, ना फ्यूचर, ना पास्ट, ना प्रेजेंट, कुछ नहीं सोचना है। इसमें क्या सोचना है, सिंपल फैक्ट जो साइंटिफिकली ट्रू हो। जैसे इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर। When you heat ice, it melts. It gets dark when the sun goes down. If it rains, the grass gets wet. ये सब सेंटेंसेस क्या है, ये सब सभी को पता है, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात नहीं होती। तो इस टाइप के जब सेंटेंसेस जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस। 4 टाइप के बताए आपको हमने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और 0। अब आता है एक मिक्स्ड कंडीशनल्स। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको आज हम नहीं बता रहे, कल बताएंगे। कि इसमें आपको, इसमें भी है 2-3 टाइप के, इसको बता के थोड़ा और हिंदी में थोड़ा बता देंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम न्यूज़ में आ रहा था कि 2 अगस्त से 6 से ऊपर के सारे स्कूल कॉलेजेस